बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का मौजू, जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंस बिल जो है वो आ चुका है, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ जो है वो चैनल्स और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उसके ऊपर सेशंस भी कर रहे हैं। आज के हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं, मेरे लिए ये बिल्कुल उस्ताद का दर्जा रखते हैं, और इनकी बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने आज स्पेशल हमारे लिए वक्त निकाला। नदीम भट्ट साहब हैं, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और माशाल्लाह कई दहाइयों से लाहौर के अंदर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। एक इन्होंने टैक्स का इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, वहाँ पे ये कोर्सेज वगैरह भी कराते हैं। अपना इनका यूट्यूब चैनल है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन के नाम से, वो आप जाके यूट्यूब पे इनका विजिट कर सकते हैं। और माशाल्लाह बड़े अच्छे टीचर हैं। इनकी तमाम लीडिंग बार्स जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वहाँ वहाँ ये फाइनेंस बिल के ऊपर, बजट के ऊपर और इसके अलावा टैक्सेशन के ऊपर जो है ये बात करते हैं। तो इनको फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसा मिजाज है सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आपने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के साथ कुछ शेयरिंग कर सके हम। बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, जितने भी मेरे चैनल के व्यूवर्स हैं, भट्ट साहब बहुत जेनरस हैं। जितने भी टैक्स से के हैं, मेरी इनसे जो रब्ता हुआ वो मैंने पिछले साल जब नेशनल जो सेल्स टैक्स रिटर्न के ऊपर एक मैंने 6 से 7 क्रिटिकल पॉइंट अपलोड किए, उस पर भट्ट साहब की मुझे स्पेशल कॉल आई, और तब से भट्ट साहब के साथ जो है ना हमारी ये कलमी दोस्ती भी है। जब भी इनसे सवाल करते हैं, कॉल अटेंड होती है, बड़ा तफसीली अच्छा समझाते हैं। तो इसके लिए ये है कि भट्ट साहब, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं। अल्लाह ताला जो है ना आपको सेहत दे, और आप इसी तरह लोगों के लिए टैक्स अवेयरनेस का काम करते रहें। आमीन जी, आमीन। आमीन। अच्छा सर, इसके ओपनिंग क्वेश्चन जो है बजट के हवाले से, जैसा आपने भी बजट देखा, मैंने आपका जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वाला सेशन भी देखा, इसके अलावा आपने पिपफा के ऊपर सेशन किया था। वहां पे भी तो एक बात जो कलेक्टिवली सामने आ रही थी वो ये है कि जो गवर्नमेंट ने करंट बजट सामने रखा है, ये बजट ज्यादा इलेक्शन कंपेन की तरह महसूस हो रहा है। कि इसमें इन्होंने कोशिश की है कि इतनी इन्फ्लेशन के अंदर भी मैक्सिमम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैलरीज तो इन्होंने बढ़ा दी, बट उसके साथ साथ जो है हमें कोई इस बजट के अंदर खातिर खा जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी इकोनॉमी की, वो उस तरीके से नजर नहीं आ रही। तो आप सर कैसे देखते हैं इस बजट को? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसमें देखें, बात यह है कि अब जो हुकूमत में लोग बैठे हैं वो भी हमारी तरह हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनकी भी कुछ मजबूरी है, कुछ लिमिटेशंस हैं। इस वक्त इतना सख्त बजट दिया नहीं जा सकता था, उनकी प्रैक्टिकल, टेक्निकल और लीगल लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो 9,200 बिलियन का बजट है, इसमें से 7,200 बिलियन तो अपने मार्का भी पे करना है। अब इससे अंदाजा लगा लें कि बड़ा सिंपैथिक किस्म का जो बजट है वो आपके सामने आया। लेकिन बजट वो जो है, जाहिर बात है, वो लोगों के ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है और उन्हीं के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, नई चीजें ऐड की जा रही है। रिलीफ वाली तो ऐसी कोई चीज इसके अंदर बन नहीं सकती थी। सजेशन तो बहुत सारी गई थी, सजेशन बहुत सारी थी, वो तो इतनी ज्यादा थी कि आपकी सोच है। लेकिन आई कैप ने, बार्स ने, चैम्बर्स ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी जो मैंने खुद भी पढ़ी और उसको देखा भी। लेकिन मजबूरी है, वो बनती बड़ी खूबसूरत है, अच्छी होती है, राइटिंग भी अच्छी होती है, लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है, तो फिर उसको एक्सेप्ट करना ना करना फिर आगे स्टेट का काम होता है। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। अभी फिलहाल तो गुजारे का ही बजट है, मजबूरी है, अब इसके साथ चलना पड़ेगा। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने आई कैप का जिक्र किया, आप माशाल्लाह लाहौर टैक्स बार के साथ भी बड़ा लीडिंग रोल होता है आपका हमेशा। आपका और मंशा सुखेरा साहब का मैं देखता हूँ कि आप वहाँ पे भी सेशंस कर रहे होते हैं। तो सर, इन्होंने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के ऊपर अगर आप देखें, जैसे कि आई कैप का जब आप वो पढ़ते हैं बुकलेट जो उन्होंने भेजा है बना के, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का जो डायरेक्टोरेट है उसको दोबारा से एक्टिव करें, विसल ब्लोअर पॉलिसी लेके आए, सैलरी जो है उनको रिफंड देना शुरू कर दें। इस तरह के उन्होंने काफी इनको सजेशंस दी थी, जिससे ये है कि आप थोड़ा ब्रॉडन करें अपनी टैक्स बेस को, उन्हीं लोगों के ऊपर रिलाय करके। मतलब जैसे आप सिर्फ टैक्स रेट को ब्रॉडन न करते रहें बल्कि अपनी बेस को भी ब्रॉडन करें। तो सर वो कोई नजर नहीं आया इस बजट के अंदर। उसमें सिर्फ फिलहाल हमें तो एक ही नजर आया, 0.6%, वो भी नॉन एटीएल वालों के लिए है। अदरवाइज वो जो आपने देखा सेल टैक्स में जो 1,000 स्क्वायर फीट वाले हैं उनको वो उन्होंने बाहर निकाल दिया। कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स भी हैं, कुछ जहरी बातें, उन्होंने वोट भी लेना है, कुछ सिंपथीज भी लेनी है। ठीक है, आल्दो के बीटीबी को ही आना चाहिए था अंदर, लेकिन मैंने कहा ना, कुछ लिमिटेशन ऐसी होती है जहां आगे बंदा बेबस हो जाता है। और आईएमएफ का भी प्रेशर है, वो अपनी टर्म पे आपको चला रहे हैं आके मुल्क को। तो बात अब ये है कि उनकी प्रैक्टिकल लिमिटेशन है जिसकी वजह से बीटीबी का आपको इम्पैक्ट इसके अंदर नजर
नहीं आ रहा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये भी सजेशन गई थी कि सैलरी का जो जो स्लैब है उसको आप इंक्रीज करें। वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की तो सैलरी बढ़ गई है, वो आपको पता लग गया है। 1 से 16 ग्रेड तक उन्होंने 35% किया है अलाउंसेस को, और जो अदरवाइज है 17 से ऑनवर्ड जो है उनका 30% उन्होंने इंक्रीज किया, क्योंकि पहले शायद उस पर इंक्रीज नहीं था। लेकिन उससे ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं होता, उससे टैक्स रेवेन्यू, अब वो भी एग्जाम्प्ट अगर होंगे तो टैक्स पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टा खर्चा आपका जो है उनको चला जाएगा। पेंशन में इंक्रीज किया उन्होंने 17.5%, प्रपोजल 30% की थी। तो एज सच एक्सपेंशन के लिए या बीटीबी के लिए, एक्सपेंशन के लिए तो कुछ है, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए एक दो और चीज अच्छी चीजें हैं जो इन्होंने की है, वो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो इन्होंने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में मैन्युफैक्चरर की लिमिट जो बढ़ा दी है इन्होंने, वो 250 मिलियन से बढ़ा के 800 मिलियन कर दी है। वो एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है। फिर यूज के लिए बड़ा अच्छा है, जो इन्होंने 30 ईयर तक जो बिजनेस नया स्टार्ट करेंगे तो उनको स्पेसिफिक जो टैक्स क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा। फिर एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसके लिए 5 साल की छूट है, वो अगर रूरल एरिया में स्पेसिफाइड कंडीशन को मेट करके लगाई जाएगी। तो एसएमई के लिए काफी अच्छी खबर है। और हमारी कोशिश यही है कि जो आईटी और आईटी इनेबल्ड लोकल सर्विस दे रहे हैं उनके लिए भी हमारी सजेशन है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी अंदर लाया जाए। और क्योंकि पहले वो 3% मिनिमम टैक्स है जहां टैक्स विद होल्डिंग है, अदरवाइज अगर ये अंदर आ जाता है तो वो 0.25% या 0.5 या 0.75% दे के तो उनकी जो जान है वहां से वो छूट सकती है। तो एक अच्छा खासा रिलीफ है, मतलब रिलीफ के पैकेजेस हैं, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह सजेशन गई थी। लेकिन स्पेसिफिक सेक्टर जैसे एग्रो बेस्ड हो गया, आईटी हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गए, तो कुछ लोग नए सेटअप वाले हैं जो यूथ के लिए है। ठीक है, लास्ट ईयर आपको याद होगा कि फीमेल्स के लिए भी एक 25% का रिडक्शन आया था, उसमें भी अगर फीमेल नया बिजनेस करती थी तो उनको 25% टैक्स से छूट दी गई थी। इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं है। कंपनी एओपी सोल पार्टनरशिप जो भी होगा वो यूथ में अगर फॉल करेगा तो उसको एक अच्छा रिलीफ इसके अंदर मिल जाएगा। सही, सही। अच्छा भट्ट साहब, ये जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, जो कि इस वक्त हमें जरूरत भी है, जैसा कि आपको पता है जो हमारे मुल्क के अंदर हालत हुई हुई है बिजनेसेस को लेके, तो उस पे भी आई कैप ने इनको काफी सजेशंस दी थी कि आप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, जिसमें उन्होंने एक ये कहा था कि आपका जो मेजर प्रॉपर्टी सेक्टर है इसको आप पीओएस के तर्ज के ऊपर को सेटअप लगाएं, कि जैसे ही ट्रांजैक्शन हो, फाइलें सेल हो, तो रियल टाइम के अंदर उनका डेटा जो है वो एफबीआर से शेयर होता रहे। बट जाहिर है उसके ऊपर भी कोई खातिर खा जो चेंज है वो हमें नजर नहीं आई। फिर उन्होंने एक्सपोर्टर के लिए भी कहा था कि आप उनको फाइनल की बजाय मिनिमम रिजीम के अंदर ले आए, ताकि जो डॉक्यूमेंटेशन है उनकी भी, उसको भी इम्प्रूव किया जा सके। और थोड़ी आखिरी बात यह है कि अगर आप शब्बर जैदी साहब का जो पीरियड है वो देखते हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा इस वक्त मिनिमम रिजीम है वो सबसे ज्यादा ब्रॉडन शब्बर जैदी साहब ने की थी, लेकिन उसके बाद जो है वो मिनिमम टैक्स वाली रिजीम को कम करके फाइनल पे फिर अगेन जो है ना वो बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब एफटीआर के केसेस ना, फाइनल टैक्स रिजीम के केसेस बहुत थोड़े रह गए हैं। जैसे कुछ पेमेंट्स हैं जो नॉन रेजिडेंट्स को है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है 154 में, अगर आप सब्सिडी एक्सपोर्ट करते हैं जो 154 ए के अंदर है, या डिविडेंड है या प्राइस बोल्ड है, बाकी तो अब ज्यादा जो है या नॉर्मल टैक्स रिजीम में है या मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर है। देखिए, बात यह है कि एक्सपोर्टर बैकबोन है आपका, आपको फॉरेन करेंसी चाहिए आपको, तो उनको सेल टैक्स में भी आपको पता है जीरो रेटेड है ज्यादा, वो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं चाहे वो गुड्स है या सर्विसेज है। तो उन लोगों को अभी उन्होंने, मतलब काफी देर से ये सजेशन आ रही है कि इनको भी नॉर्मल में या मिनिमम के अंदर डाल दिया जाए। लेकिन चूंकि अभी वो टाइम इतना शायद फिजिबल नहीं है कि आप एकदम से सब लोगों को वहां डाल दें, तो अभी तो शायद वो उधर रहेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये अल्टीमेटली इसको उसके अंदर लेके आएंगे। दूसरी बात यह है कि टैक्सी तो वो ऑलरेडी पे कर रहे हैं, वो कट जाता है एट सोर्स, वो कट के पैसा आपको मिलता है, 1% है या 0.25 है या जो भी एप्लीकेबल रेट है, तो वो कट के ही आता है उसके अंदर। तो एफटीआर तो चंद केसेस है, वो भी इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उधर ही उन्होंने शिफ्ट हो जाना है। लेकिन उस वक्त फिर सेल टैक्स को क्या वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, क्या वो नॉर्मल टैक्स पे कर पाएंगे? फिर वो मिनिमम आप कह रहे अगर कर देते हैं तो पहले वो और फिर प्रॉफिट का टैक्स भी जो हायर होगा, फिर मिनिमम की भी चार तरह के टैक्स हैं आपको पता है, 113 अलग है, 113C अलग है, 153 अलग है। तो मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस हैं, मिनिमम भी कोई एक हो तो बंदा पे कर देता है। तो उसमें भी देखते हैं अब क्या होता है, लेट द टाइम टू डिसाइड। आने वाले वक्त में शायद उसको भी वो, लेकिन ऑब्वियसली उस सेक्टर का प्रेशर भी बहुत है। आपको पता है कि एक्सपोर्टर जो है इतनी आसानी से ये इनको ये करने नहीं देंगे, उनको भी पता है कि ये
हम पाकिस्तान के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और बाहर चीजें भेज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इसमें एक और भी, जैसा कि अब वो आपको पता है, हमारे यहाँ कैश इकॉनमी बहुत बड़ी है। ये मैं अगले दिन एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि ये कम से कम 60 65 70 रफली जो है वो हमारा जो सेक्टर है वो कैश इकोनॉमी के ऊपर बेस करता है। हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन बिल्कुल नहीं है, लेकिन साथ अगर आप भारत के अंदर देखें तो वहाँ पे यूपीआई और उन्होंने अभी डीमोनेटाइजेशन भी इकोनॉमी के अंदर की है। तो आप क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का तो कोई नजर नहीं आ रहा अगले 2 4 सालों में भी, हालांकि इन्होंने रास्त पेमेंट के हिसाब से स्टेट बैंक ने एक इनिशिएटिव लिया, बट अभी तक कोई इतना खातिर खा प्रैक्टिकल कोई हमें सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंटेशन या उसका लेजर या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कितनी जरूरी है सर टैक्स के लिए? देखिए बात यह, अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर या उससे पीछे ये हुआ था कि एलए सेक्शन एक 21 एलए डाला गया था, जिसमें कहा गया था कि आप ई इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू आप पेमेंट अगर करेंगे, ठीक है, और वो, लेकिन वो अभी चूंकि कॉर्पोरेट सेक्टर और अदरवाइज लोगों ने कहा जी हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, अभी हम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर अभी एलए ड्यू टू स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखिए सजेशन ये भी थी कि जितने भी कैश की ट्रांजैक्शन 10,000 से ऊपर है उस पर लिमिटेशन लगा दी जाए, बिल्कुल उसको ऐसे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग चैनल, जो भी आपका मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक है अदरवाइज है, उसको यूज करें ताकि वो वेरीफाइबल हो। लेकिन आपको पता है हमारे चूंकि अनरजिस्टर्ड सेक्टर बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू वाइज भी और तादाद के लिहाज से भी और प्रेशर के लिहाज से भी, हर लिहाज से वो पावरफुल है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को लोगों के साथ पहले लिमिट ज्यादा कर ले, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको नीचे लेकर आए, तो इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन एकदम से इम्पोज करने से काफी चीजें वो नेगेटिव साइड पे चली जाती हैं, तो टाइम लगेगा। ऑब्वियसली एलए भी इंटैक्ट होगा, बाकी चीजें भी इंटैक्ट होगी, और जब ये आ जाएगा तो इंशाल्लाह बाहर के मुल्कों में तमाम ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रही है, घर की परचेजिंग, यूटिलिटी बिल, बच्चों की फीसें, हर चीज उनकी बैंक के ऊपर हो रही है। एक एनटीएन, एक सीएनआईसी पे सारी ट्रांजेक्शन हो रही है इंशाल्लाह ताला। इधर अब प्रॉपर्टी आपकी हो गई है, गाड़ियां हो गई हैं, बैंक आपके आ गए हैं, अब पासपोर्ट भी इंशाल्लाह जल्द आ रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें आ रही हैं इसके ऊपर। बैंक के अंदर जो प्रॉफिट है वो आ रहे हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीजें, उम्मीद है कि हम, वो कहते हैं ना पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, तो उम्मीद है कि कभी ना कभी तो सूनर और लेटर, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, चलो देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही ना बंदा, तो वो ले आएंगे इंशाल्लाह। और उस वक्त फिर इंशाल्लाह ताला रेवेन्यू भी बहुत इकट्ठा होगा, ताकि तमाम लोग जब अंदर होंगे फिर उनको टैक्स रिडक्शन करने में भी आसानी रहेगी। सही सही सही। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन मेरा जो है वो रिटेल सेक्टर है। जैसा आपको पता है बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान का, और रिटेल सेक्टर के हवाले से अभी तक भी गवर्नमेंट कोई टैक्स के हवाले से इनके ऊपर से कहते हैं ना इवनली इवन टैक्स जो है जिसके ऊपर ज्यादा इनको प्रेशर भी ना पड़े, अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा हाथ अभी इस बजट के अंदर, इवन जो पिछले आपको याद होगा पीएमएलएन गवर्नमेंट ने भी बजट दिया था मिफ्ता इस्माइल ने, वो उसमें भी जो रिटेलर के ऊपर टैक्स लगा था वो रोल बैक हुआ, और उसके बाद अभी तक कोई पॉलिसी जो है वो रिटेलर के हवाले से सामने नहीं आई। इसके हवाले से आप क्या समझते हैं, क्योंकि इनको टैक्स के अंदर लाना जरूरी भी है? देखिए पहली बात तो ये है कि 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लें, पहले भी ये सवाल रेज हुआ था। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जो टीयर 1 में फॉल करता है, एक्सेप्ट अब जो एक्सक्लूजन उन्होंने 2-3 और डाल दिए, जिसमें 1000 स्क्वायर फीट वाले, और उसके अंदर आपका 2000 जो स्क्वायर फीट आपका जो फर्नीचर एंड फिक्चर वाले हैं, फिर आपके ज्वेलर जो है कि स्पेसिफाइड एरिया वाले, ठीक है, तो उनको उन्होंने निकाला है। अगर आपको याद हो अभी भी बाकी और भी उसके उस सेक्शन 2 के जो 43A, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, जो डेफिनेशन है टीयर 1 की, तो उसके अंदर उन्होंने लिस्ट एक दी हुई है, 8-9 पॉइंट्स हैं, जिनमें से कोई भी एक मेट हो गया तो वो पॉइंट ऑफ सेल को रजिस्टर्ड कराना रिटेलर को टीयर 1 में लाजमी हो जाएगा। अब वो तो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, सारे टीयर 1 से नहीं निकल गए, एक बात। दूसरी बात है कि अब जिन लोगों को उन्होंने निकाला है, अब देखिए वो छोटे सेक्टर वाले या बड़े सेक्टर, इस बहस में नहीं हम जाते। अब वो जो चीजें बेच रहे हैं उससे लॉस ऑफ रेवेन्यू का जो पॉइंट है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पता है जितनी पैक्ड चीजें हैं वो 3rd शेड्यूल आइटम है, ठीक है, उसमें आपका और एफईडी है या आपका जो सेल टैक्स है वो लगा हुआ है। जैसे पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, शेविंग क्रीम है, पैक्ड जितनी चीजें हैं, दालें हैं, जो कुछ भी पैक्ड चीजें हैं, वो ऑलरेडी जहां एप्लीकेबल है सेल टैक्स लग के आ रहा है, और वो मैन्युफैक्चरर आपको पता है 3rd शेड्यूल में पहले ही पे कर देता है,
वो तो आगे सिर्फ प्राइस रिकवरी होती, पेमेंट तो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर है। दूसरी बात ये है उनके जो खुले आइटम है वो ज्यादातर एग्जेम्प्ट है, जैसे आटा है, चावल है, और चीजें जो खुली बिक रही हैं। अभी कुछ आपको पता है ब्रांड के अंडर जो आएंगी तो उन्होंने उसको सेल टैक्स उन्होंने चार्ज कर दिया। अब बाकी बच गया तीसरी कैटेगरी, वो जो उस पे सेल टैक्स एप्लीकेबल है और वो खुला आइटम बेच रहा है और वो नहीं पे कर रहा। सिर्फ टू दैट एक्सटेंट ही लॉस थोड़ा सा निकलेगा, इतना सेल टैक्स ज्यादा लॉस होने वाला नहीं है। लेकिन एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बाहर निकालने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि अगर वो रिटेलर अपनी टर्नओवर सही डिस्क्लोज नहीं करता, अगर तो उसने टैक्स कटाया हुआ है बैंक के थ्रू है, फिर तो बड़े आराम से पकड़ा जाएगा। अगर वो कैश के थ्रू लेन देन कर रहा है और वो सेल डिस्क्लोज नहीं करता, एक बात हो रही है, तो इनकम टैक्स वो फिर आपको सही पे नहीं करेगा, और अगर उस पर सेल टैक्स एप्लीकेबल है तो वो भी गायब हो जाएगा। तो टू दैट एक्सटेंट वो चीज बाहर निकल रही है। अगर वो बीच में रह भी जाते तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन बहरहाल इनको चाहिए कि बीटीबी के लिए लोगों को मैक्सिमम अंदर पहले लेकर आए, फिर बाद में आपने जिसको निकालना है जो सोल्यूशन है वो फिर सेक्टर वाइज बंदा देख लेता है। ये तो नंबर ऑफ ईयर से सजेशन आ रही है कि आपके पास नादरा का रिकॉर्ड आपके पास है, ठीक है, बिजली का बिल आपके पास है, गैस का बिल आपके पास है, कौन सी चीज अब दूर है? अब तो सिर्फ आप अपनी इंटेंशन शो करें और वही डायरेक्टर जो बीटीबी है उनको वापस इंटैक्ट करें। किया भी था इन्होंने पीछे, लेकिन वो प्रैक्टिकली होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि बीटीबी के ऊपर ज्यादा जोर इसमें दिया नहीं जा रहा जितना के लोगों ने कहा था कि देते ही है। तो ये सूरत हाल दोनों तरफ से आ रही है। वो जो लगाने वाले हैं वो भी अपनी जगह फंसे हुए हैं, और जिनको लगना है वो तो पहले ही कह रहे हैं हमें तो लगना ही नहीं चाहिए, सीधी बात है। अच्छा बट सब इसमें एक और मसला भी है, जो आपने थर्ड शेड्यूल आइटम्स की लिस्ट बताई है ना सर, इसमें जी दो मसले हैं। इसमें एक मसला तो ये है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्ट रिटेलर को बेचता नहीं है, वो देता है अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसके ना। अब जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपको पता है, आप माशाल्लाह लाहौर के अंदर बैठे हैं, वो सैकड़ों में होंगे या हजारों में होंगे पूरे लाहौर के अंदर, जबकि रिटेलर्स जो हैं वो तो कहीं लाखों लाखों में होंगे या मिलियंस में होंगे। अच्छा, जी दूसरा इन्होंने जो अभी सीएनआईसी की कंडीशन निकाल दी है, अब पहले क्या था कि एटलीस्ट फेक इस्तेमाल हो रहा था, सही हो रहा था, गलत हो रहा था, बट एक सीएनआईसी नंबर तो एटलीस्ट सिस्टम के अंदर जा रहा था जब सेल बुक हो रही थी। अब मसला ये है जी कि वो भी निकाल दिया गया, तो अब वो भी जाहिर है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो अभी आप जैसा फरमा रहे हैं ना, कि अब वहां पे पहली बात तो ये कि जितना वॉल्यूम वो निकालता है वो वहां पे मैन्युफैक्चरर ने टैक्स दे दिया, नीचे वाले टीयर्स ने थर्ड शेड्यूल आइटम्स की हद तक टैक्स नहीं देना। अच्छा, वो अपने सिस्टम के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूटर का सीएनआईसी नंबर या एनटीआर नंबर डाल के अपना सारा बल्क में वहां से एक दफा निकाल देता है। अब आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो जब सेल अपनी बुक करता है तो वहां पे उसके पास सीएनआईसी की कंपल्शन नहीं है। सही है। तो उस तरह जी से भी उस साइड से भी इन्होंने, शबर जहरी साहब ने अगेन अच्छा हाथ डाला था, बट एफडीआर ने अपनी सारी 3-4 में जो सालों की मेहनत थी, बल्कि 5-6 सालों की मेहनत थी, उसको रोल बैक करके वो सीएनआईसी की कंडीशन भी निकाल दी। तो कोई बात नहीं, अगर ज्यादा अगर लॉस ऑफ रेवेन्यू या इतनी प्रॉब्लम होगी तो कोई बात नहीं, फाइनेंस एक्ट के थ्रू या मिनी बजट के थ्रू वापस लाया जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। अगर बिल्कुल ऐसा कोई, अगर हमें लगता है अगर ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस को भी इफेक्ट कर रहा है और लॉस ऑफ रेवेन्यू को भी कर रहा है और सारी चीजें तंग हो रही हैं, लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो इसको रोल बैक भी किया जा सकता है। ऐसा कौन सा मसला है? आप एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दे के भी तो बाद में कैंसिल कर लेते हैं ना। अगर ये कर हो सकता बिल्कुल है, अगर एक बिल्कुल बंदा अगर अगर एक चीज से इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव आ रहा है तो उसको रोल बैक किया जा सकता है, ऐसा तो कोई मसला नहीं। लेजिस्लेटर के पास ऑलवेज पावर होती है। अगर बैक डेट में जाके लॉ पास हो सकता है तो करंट में तो बड़े आराम से पास हो जाएगा, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। आपने सीवीटी देखा, 7E देखा, सुपर टैक्स देखा, आपने बैक डेट में जाके देखा 2022 में लगा, जबकि आया वो 2023 में था एंड पे, ठीक है, मतलब 22 का वो ठीक है, बजट 22 का था, एप्लीकेबल 23 में था। तो अगर वो हो सकता है तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। अभी तो प्रपोज हुआ है वैसे भी। एक और बात, ये जितनी अमेंडमेंट्स है इसमें हमें तब इम्पैक्ट लेना चाहिए जब ये एक्ट बन जाएगा। अभी सही ये है। प्रपोज है सारी, अभी सही फाइनल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सही। जी अच्छा सर, अभी आपने 7E और वो सारा जिक्र किया, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव इन्होंने एक नया अभी निकाल लिया है कि ये हर बिल के अंदर 2-3 ऐसी क्लास डाल देते हैं, ऐसे सेक्शन डालते हैं जो पिछले कभी 2 सालों पे, कभी 3 सालों पे, अभी एक अभी आई थिंक वो बोनस वाला उन्होंने पिछले 5 सालों के ऊपर भी कर दिया है, शेयर वाला। ये जो भी आप देख रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिविटी, आपको पता है बिजनेस एरिना के अंदर इसको ज्यादा वेलकम नहीं किया जाता, क्योंकि जाहिर है एक साल आपका क्लोज हो चुका है फाइनेंशियली, बुक क्लोज हो चुकी हैं,
डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी हैं प्रॉफिट की, अब उसके बाद 1 साल के बाद आप एक ला लेके आए और उसे कहें कि आप पिछले साल से या पिछले 2 सालों से इसको लागू करें और टैक्स जमा करें, आप क्या समझते हैं, इससे कॉन्फिडेंस टैक्स पेयर का हर्ट नहीं होता? जी बिल्कुल ऐसी अभी रिसेंटली ना ये 2023 में, आज हम वही देख रहे थे, एक ना हाईकोर्ट कराची की जजमेंट आई है। आपको याद होगा 65D जो था उसमें पहले 10% दिया गया था, उसके बाद 19 से ऑनवर्ड उसको 5% कर दिया गया। ठीक है, तो उसपे फिर उन्होंने जजमेंट दी कि आप पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन में आप लेजिटिमेट राइट जो टैक्स पेयर का है वो टेक अवे नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। मसला ये है कि इसमें दो तरह की चीजें हैं जो लोगों का विजन ब्रॉड करना बहुत जरूरी है। पहली ठीक है। बात तो ये है कि लेजिस्लेटर के पास ये पावर अवेलेबल है कि वो बैक डेट में भी जाके लॉ पास कर सकता है, ये मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है। ठीक है, हाँ, कोर्ट्स में इस चीज को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। देखे ना, आपने मेरी इन्वेस्टमेंट पहले करा दीजिए, आपको 10% मिलेगा, बाद में आपने उसी को रिवर्स कर लिया, तो आपने फिर मेरी इन्वेस्टमेंट क्यों कराई थी? बिल्कुल आप, इसका तो साफ मतलब यह है कि वादा खिलाफी हो रही है। फिर ऐसे ही है। लोग ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे आपके ऊपर? पहले साल कुछ और तो दूसरे, अच्छा आप सुपर टैक्स को देखें, जब वो 2015 में आया था, रिहेबिलिटेशन ऑफ मिसप्लेस जो पर्सन थे उनके लिए क्या किया गया था कि जी वन टाइम होगा। अच्छा, वो गया 21 तक, अब वो खत्म हुआ तो पता लगा जी कि हाई, उसका नाम चेंज करके 4B को 4C कर दिया और हाई अर्निंग इनकम के ऊपर आपने सुपर टैक्स लगा दिया। अच्छा, सुपर टैक्स में भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उसमें 3 स्लैब और ऐड हो गया, 6, 8 और 10, और वो भी 2023 से लग गया, उसमें भी बैक डेट पे लगा हुआ है उसमें भी। लेकिन एक अच्छी खबर मैं आप लोगों को देता चलूं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो फाइनेंस की है, उसने 3-4 चीजों के ऊपर उन्होंने कहा है इनको दोबारा आप रिकंसिडर करें, जिसमें आपका वो जो 50% वाला जो विंडफॉल इनकम पे टैक्स है 99D, फिर आपका जो सुपर टैक्स पे स्लैब लगाया गया 2, फिर 12 से 15% वाला रेट जो आपका वो जो ईटेबल एडिबल जो आपके ईटेबल आइटम जो आपके हैं, जिसमें रेड चिल्लीज और अदर जिंजर और चीजें शामिल है, और चौथा आपका जो है जो एग्जम्पशन दी गई है सेल टैक्स के अंदर फाटा पाटा को 1 साल की, और उस पे भी लोग इतराज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड की स्टैंडिंग कमेटी, ये बिजनेस रिकॉर्डर की न्यूज के अंदर ये चारों चीजें जो है ना वो चल रही हैं। तो अभी फिर मैं कहूंगा कि स्टिल अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स, चेंजेस, अल्टरेशन, एडिशन, डिलीशन होना बाकी है। इट इज नॉट द फाइनेंस एक्ट, इट इज द फाइनेंस बिल। सो बिल नेवर बी डीम्ड एज ए फुल एंड फाइनल जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला कुछ अमेंडमेंट्स लोगों की फेवर में, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि मेरे अनोमली कमेटीज में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया है कि उसको इसको रिकंसिडर वाकई कर रहे हैं कि हाँ जी हम आपकी कुछ चीजें जो है उनको कंसिडर करते हुए फाइनेंस एक्ट में कुछ अल्टरेशन हम उनके अंदर करेंगे। सही सही। और जेनेरिक क्वेश्चन में मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा सर कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसके ऊपर हम काफी बात करते हैं। अब वही बात है, 18वीं तरमीम के बाद फेडरल के पास कुछ ज्यादा पावर्स तो नहीं है कि आप उसको वो करें, बट लेकिन अभी तक भी अगर आप देखें, बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी, हमारे ऊपर जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर या जितने भी बड़े बड़े, आल्दो एक लॉबी भी बहुत बड़ी है एग्रीकल्चर सेक्टर की, फिर लोग असेंबली में भी बैठे हैं, सेनेट में भी बैठे हैं, जिनका बहुत बड़े एग्रेरियंस हैं वहां पे। लेकिन अब मसला ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अभी तक भी, हालांकि इसके ऊपर आईएमएफ ने भी काफी दफा सजेस्ट किया है इनको कि इस सेक्टर को जो है वो रेशनलाइज करने की जरूरत है। जैसा मैन्युफैक्चरर को आपने टाइट किया हुआ है या इंटरनेशनल बिजनेसेस को आपने टाइट किया है, इंपोर्टर को टाइट किया हुआ है, तो इसी तरह थोड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी देखना चाहिए। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि आपको एरिया बेस्ड जो उसका शेड्यूल है, फर्स्ट और सेकंड जो है एरिया बेस्ड है, ये इनकम बेस्ड है। इनकम में आपका लास्ट जो स्लैब है वो 48 लाख से ऊपर 15% रेट ऑफ टैक्स है, और उससे पहले 48 लाख तक 3 लाख रुपए है। इतना कम भी नहीं है जितना नजर आ रहा है, लेकिन 4 लाख रुपए तक 0% है, और ऑनवर्ड स्लैब रेट बने हुए हैं। तो रेट उन्होंने रैशनलाइज किए हैं, लेकिन आप ये चीज जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है इनकम टैक्स आपने एग्रीकल्चरलिस्ट से लेना है, लेकिन वो भी अपनी जेब से ठीक है देना चाहिए। लेकिन बात यह है कि एग्रीकल्चर जी प्रोडक्ट्स का जो हालत है वो आपके सामने है, किस तरह प्राइसेस हर दूसरे दिन बदली होती है, कोई एक चीज स्टैग्नेंट, कोई फिक्स्ड, कुछ इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। तो एग्रो बेस को जितना आप प्रमोट करेंगे तो फायदा लोगों तक होगा, लेकिन ठीक है कोई रेट थोड़े से और रैशनलाइज करने की जरूरत है, ताकि जो एक सेक्टर से जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाना चाहिए वो उस तरह आ नहीं रहा जितना कि अब उन्होंने कुछ टाइट किया है। अब तो 12 और 13 की डिमांड्स भी वो मांग रहे हैं, ये भी मैं बता दूं। उसमें सेक्शन 3B ऐड हुआ है, जो ये कहता है कि अगर कोई बंदा इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी एग्री इनकम डिक्लेयर करेगा
तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि वो उसको 12 और 13 का भी वो रिकवरी उससे अगर उसने नहीं जमा कराया हुआ और रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया है तो वो उससे रिकवरी कर सकते हैं। पहले हाई कोर्ट की थी मैडम आयशा जज है उसकी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने फेवर हाई कोर्ट की सॉरी उन्होंने फेवर में दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगेंस्ट फैसला किया कि नहीं जी आप 12 और 13 में रिकवरी कर सकते हैं। तो अभी तो वो पिछले क्लियर कर रहे हैं और अभी तो पुराने नोट से जहां जहां से उनकी रिकवरी हो सकती है अभी वो टारगेट के पीछे फिलहाल उनकी मजबूरी है, उनकी उन्होंने पैसा देना है, पैसा पूरा करना है, तभी वो उनकी परफॉर्मेंस नजर आएगी। तो एग्री इनकम ठीक है, थोड़ा रैशनलाइज करने की जरूरत है, लेकिन काफी हद तक, लेकिन लॉ तो बने होते हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती। इंप्लीमेंटेशन अगर आप सही करेंगे तो काफी पैसे इकट्ठे आप उस सेक्टर से कर सकते हैं। लेकिन भट्ट साहब एक मसला और भी है ना, हम भी पंजाब में रहते हैं, मसला ये है कि जो बंदा वॉलंटियरली जाके जमा कराता है उनका मसला उनकी हद तक ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये लोग एक्टिवली फील्ड के अंदर आके टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसा कि इनकम टैक्स के ऊपर होता है। सो ये मसला जो है हमारा अभी ये है कि यहाँ पे जितने भी इनके इंस्पेक्टर्स हैं, जो भी एक्साइज के या जो भी प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं, वो इस तरह आके चेक नहीं कर रहे कि ये लैंड है आपका क्या हुआ। वो अब यही है कि आपने अगर पैसा वाइट करना है आप वॉलंटियरली जाके वहां पे टैक्स जमा करा दें तो टैक्स होता है, अदरवाइज लैंड लैंड बेस ही टैक्स यहाँ पे जमा हो रहा है। मतलब ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है यहाँ पंजाब का ना। जी तो जी ठीक। हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ करेंगे, थोड़े से 3-4 क्वेश्चन है हमारे जो बिल से स्पेसिफिक हैं। एक तो सर ये कि 154A के तहत जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने सेल्स टैक्स रिटर्न की जो रिक्वायरमेंट थी उसको खत्म कर दिया है। अब मसला ये है कि 154A जैसा आपको पता है सर्विस है, तो आईसीटी की हद तक तो एफबीआर फेडरल से इसको रेगुलेट कर सकता है, लेकिन जो प्रोविंसेस हैं जाहिर है वो जब तक अपने उस लेजिस्लेचर के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट को या इनको रिलैक्स नहीं करेंगे तब तक इनकी मुकम्मल जान नहीं छूटेगी। दूसरा मसला सर ये है कि बहुत से लोगों ने जब 154A आया था और 65F और वो मामला 2-3 साल से चल रहा है आईटी का, उन्होंने रजिस्ट्रेशन वो करा चुके हुए हैं, ठीक है। अब वो एसआरबी में, पीआरए में, केपीआरए में वो रजिस्टर होके वहां पे कंप्लायंस अपनी कर रहे हैं। अब मसला ये है कि इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्सेस की हद तक तो ठीक है, एफबीआर ने ये कंडीशन खत्म की, एफबीआर अपने ऑडिट के अंदर ये सवाल उनसे नहीं पूछेगा, लेकिन वो प्रोविंशियल अथॉरिटीज का सर क्या करें? देखिए दो चीजें इसके अंदर, जो सेल टैक्स का लॉ है उसका सेक्शन 26 है और पीआरए का सेक्शन 35 है अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा। तो अगर आप रजिस्टर्ड है अंडर द रिस्पेक्टिव प्रोविंस, तो जब तक आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करके वो आपको एनओसी या डी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको नहीं दे देते, तब तक तो आपको नील की जो रिटर्न है वो फाइल करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि उनको अपना लॉ अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पेक्टिव ये तो पता क्या ऐसे ही है, अगर आपको याद हो तो कंपनी ऑर्डिनेंस में ना, जो कंपनी एक्ट 2017 है, उसमें एक सेक्शन आया था कि जी 10 लाख रुपए या 5 लाख तक कैपिटल जो है उस कंपनी को ऑडिट कराना लाजमी नहीं होगा। लेकिन जो इनकम टैक्स लॉ का जो सेक्शन आपका 37 है या 34 है, मैं अगर सही कह रहा हूँ, तो उसके अंदर उन्होंने हर कंपनी को ऑडिटेड अकाउंट्स लाजमी रिक्वायर्ड किए हुए हैं। तो मैंने कहा जी एससीसीपी आपको तो ये अमेंडमेंट करने का फायदा ही कोई नहीं है, जब तक रिस्पेक्टिव लॉ उसको नहीं छूट देगा तो इसको तो फायदा ही कोई नहीं देने का। तो ये आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हैं कि आपने तो कह दिया, लेकिन रेलिवेंट स्टैचू भी तो करें ना उसको, या अदरवाइज भी होगा, क्योंकि देखिए दोनों लॉ इन कॉन्सोनेंस में बनेंगे तो तभी फायदा होगा ना, एक को कर देने से तो कुछ नहीं होगा। और वैसे भी रिक्वायरमेंट इस सेल टैक्स की रिटर्न की वो क्या कहते हैं इनकम टैक्स लॉ की नहीं है, वो तो सेल टैक्स लॉ की है। तो चाहे वो फेडरल के पास है या प्रोविंशियल है, रिस्पेक्टिव को चेंज करना ही पड़ेगा तभी फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। वरना वो पेनल्टीज पड़ेंगी और वो कहेगा जी इनकम टैक्स में नहीं, वो कहेगा ठीक है ना करो उधर, तो मुझे तो दो ना, हमारे लॉ ने तो, वरना वो 33 सेक्शन में और उधर से वो जो रेलिवेंट सेक्शन है उसका पीआरए का, वो आपको पेनल्टी के नोटिस भेज देंगे, आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, सस्पेंशन कर देंगे, आपके लिए मसला शुरू हो जाएगा। तो रेलिवेंट स्टैच्यू पे भी जो है उसको अमेंड होना लाजमी है, वरना इसका कोई ये हाथ बात कर सकते हैं। मैं इसमें ना वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि 154A से मुतलका ही है, इस पे मेरे ख्याल है आपने लास्ट सेमिनार में भी बात की थी, थोड़ा सा ऐसे हमें भी बता दें इसके ऊपर के सर ये जो आईटी एक्सपोर्टर्स है खासकर, इसको अब क्या 154A के अंडर ही रहना चाहिए या एसएमई वाली वो जो उन्होंने बेनिफिट्स हैं वो भी जाके या उधर भी जाना चाहिए या इधर ये नहीं कोई देखे ना, फिलहाल देखे सिंपल सी बात है,
154 ए के अंदर जो रेट है, जितनी भी टर्नओवर हो जाए, आईटी इनेबल्ड या वो कंस्ट्रक्शन वाले हैं, कुछ और सर्विसेज वाले भी हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी सेल होगी उसका 0.25% है। जब मैं एसएमई के अंदर जाऊंगा तो 100 से ऊपर जाऊंगा, वो 0.5 है। बिल्कुल। फिर 250 से ऊपर जाऊंगा अगले साल तो वो 0.75 हो जाएगा। तो ऐसा अच्छा, उसमें कहते हैं जी एडवांटेज ये है कि ऑडिट से आपको छूट मिल जाएगी। तो ऑडिट तो वैसे भी उसका कर लेंगे तो इनकम पे तो टैक्स लगना नहीं मुझे, जितनी आप इनकम लेंगे। तो उसको आईटी जो एक्सपोर्टर वाला आईटी इनेबल सर्विसेज की एक्सपोर्टर 154 ए वाला है, उसको तो कोई फायदा इसके अंदर नजर नहीं आ रहा। हाँ, अदरवाइज जो दूसरे लोग हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए वो ठीक है। और जो लोकल वाला अब हम रिज्यूम कर रहे हैं, जैसे आपसे शेयर भी हुआ था कि जो लोकल आईटी वो 3% जहां डिडक्टेबल है, मिनिमम है, अगर ये उनको देना चाहते हैं तो फिर इनको रिस्पेक्टिव जो आपका पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का जो लॉ है उसको बेंड करना पड़ेगा कि वो लोकल आईटी वाले जो सर्विसेज या आईटी इनेबल्ड वाले हैं उनको भी वो रजिस्टर करता है, तो फिर बात समझ आती है। अगर एनेबलिंग पीरियड्स वहां ऑलरेडी हैं तो ठीक है, वरना उसको भी जाके इनको अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने रजिस्टर ही ना किया, क्योंकि डबल रजिस्ट्रेशन अब रिक्वायर्ड होगी आईटी वाले को, और अगर वो ना मिली तो आप बीच में लटक जाएंगे, फायदा कोई नहीं है फिर उसका। अच्छा सर, ये जो अभी इन्होंने एक नया इंस्टीट्यूट वो बनाने की कोशिश की है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर टैक्स एक्सीलेंस, अब ये जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या मतलब एक एक नई एंटिटी साथ में क्रिएट की जा रही है कि जस्ट टू अकोमोडेट द रिटायर्ड जो आपके वहां पे ऑफिसर्स हैं, या आप समझते हैं कि ये एक बाकायदा कोई थॉट है फ्यूचर की, कि जिसमें हम पहले ये कह रहे थे कि आपका जो पॉलिसी मेकिंग है और इम्प्लीमेंटेशन है ये अलग होनी चाहिए, ताकि पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन एफबीआर के अंदर अलग हो। आप क्या समझ रहे हैं, इसके पीछे क्या माइंड हो सकता है? देखिए, मैं आज तो ये नया बना है, मैं शुरू से इस चीज की फेवर में हूं कि जब एक बंदा कमिश्नर अपील, मेंबर आई एटीआईआर या चीफ कमिश्नर के तौर पे रिटायर होता है, तो जब उसको काम आ जाता है तो आप उसको घर बैठा देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यार कितने की तनख्वाह वो आपसे ले लेगा, एक बात है। बिल्कुल। लेकिन जो ट्रेनिंग वो एक टेक्निकल बंदा, एक रॉ हेड बंदे को जो ट्रेनिंग देगा, उसकी कीमत तो आप उसको सैलरी में क्या पे करेंगे आप लोग उसको? ऐसा ही। तो मैं कहता हूँ इन लोगों को लाए, क्योंकि टेक्निकल बंदे तो चाहिए होते हैं। जो चीज एक बंदे ने 5 साल में सीखनी है वो उसको 6 महीने में सिखा देगा, वो बंदा अपनी जिंदगी का सारा निचोड़ उसको बता देगा। तो यहाँ जब तजर्बा आता है तो लोग घर बैठा देते हैं, और भाई उसका फायदा उठाए। आपकी कौम का वो एसेट है, इतनी मेहनत करके, इतना पैसा लगा के, इतना वक्त लगा के एक बंदा तैयार हुआ है। अब जब उसे फायदा लेने की बारी आई है तो आपने कहा अब तुम रिटायर्ड हो, तुम सिर्फ पोते पोतियां दोगे, घर बैठ जाओ, बस आप तो खाओ पियो और बस तुम मेडिकल के बिल दो, आराम करो, सैर करो, घर चले जाओ। तो उसको थोड़ा मौका दे, बेशक 2 घंटे के लिए आ जाए, 1 घंटे के लिए आ जाए, उसका 1 घंटा भी बड़ा कीमती है, वो हमारी कौम के बड़े काम आएगा वो। तो मैं तो इसकी फेवर में हूँ कि इसको बनना चाहिए। रिटायर्ड है या नॉन रिटायर्ड है, एक्सपीरियंस और टेक्निकल बंदे जितने होंगे वो आपके लोगों को ट्रेनिंग देंगे, तो उसका विजन, उसका सोच, उसकी स्टाइल, उसका नॉलेज, उसका ग्रिप, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, हर चीज उसकी बेहतर हो जाएगी। तो मैं तो 100% इसकी फेवर में हूँ। बाकी लोग जो मर्जी कहते रहे, हर एक्सपेक्ट, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। मुझे तो इसमें पॉजिटिव साइड ज्यादा नजर आ रही है। ओके ओके, एग्रीड सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो रिकवरी इन्होंने कमिश्नर को ये बोला है कि आप अदर देन जो इनकम टैक्स लॉज हैं, जैसा वर्कर वेलफेयर फंड है या दूसरे इनलैंड रेवेन्यू, अगर उसके अंदर कोई रिकवरी, कोई डिफॉल्ट है, तो वो इसको रिकमेंड किया जाएगा, और कमिश्नर जो है वो उसको पावर्स अब मजीद एक्सटेंड की गई हैं। इस हवाले से आपकी क्या रिसर्च कहती है? नहीं, देखें, सिर्फ पावर ही एक्सटेंड की गई है, जाना तो दूसरे बंदे के पास ही पैसा है। इसी तरह अगर जब इनकम टैक्स की रिकवरी निकलती है तो ये भी जो रिस्पेक्टिव जो लोकल वाली अथॉरिटी वाले ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर है, अदरवाइज असिस्टेंट कमिश्नर है, ये भी उनको दे देते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट के थ्रू कि भाई ये एरियर ऑफ लैंड के तौर पे हमें हमारे पैसे, तो एक दूसरे को असिस्ट करने के लिए किया गया, और तो कुछ नहीं है। जिसका जो बनता है उसने तो देना ही है, अब वो इसको पे करे या दूसरे को पे करे, अदरवाइज तो और कुछ नहीं है इसके अंदर। रिकवरी करके जाना उसी के पास ही पैसा है जिसका वो पैसा है। सिर्फ रिकवरी के लिए के तरीके जो है, मोडेलिटीज जो है, या रिकवर करने वाली पार्टीज एक ही जगह 2 हो जाएंगी या 3 हो जाएंगी, यही है। पैसा तो पैसा ही है, जो देना है वो तो आपने देना ही है, उसको दे या इसको दे। सही सही। अच्छा सर, ये जो डॉलर वाली एमनेस्टी है, सेक्शन 111 के अंदर अमेंडमेंट लाई गई है, अब इसमें मेरी उस दिन भी आपसे डिस्कशन हो रही थी कि ये डॉलर डिनोमिनेटेड है,
और डॉलर डिनोमिनेशन में उन्होंने कहा कि 1 लाख डॉलर तक आपको, अगर आप पाकिस्तान ला रहे हैं तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। मसला है इसमें दो तीन क्वेश्चंस हैं मेरे। एक तो वो ये है कि डॉलर की हद तक तो चले ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि अगर अदर देन कोई करेंसी डॉलर की आप ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, फॉरेन करेंसी, क्या उनको ये दिया जाएगा या नहीं, नंबर वन। नंबर टू, क्या बेहतर नहीं होता कि अगर हम इसको, जैसे ये पहले था कि इसको हमने 5 मिलियन किया, पहले 10 मिलियन था, उसको रिड्यूस करके 5 मिलियन किया, बट वो पीकेआर के अंडर था। तो आप क्या समझते हैं कि पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि ये सिर्फ डॉलर लाने हैं या आप कोई भी फॉरेन करेंसी ला सकते हैं, और दूसरा ये कि इसको बेहतर नहीं कि अगर हम इसको पीकेआर डिनोमिनेटेड रख लें। नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप देखिए फॉरेन करेंसी उन्होंने कहा इक्वलेंट टू 1 लाख US डॉलर है। अगर कोई रियाल या दिनार भी ले आता है, इक्वलेंट टू दी जो उस वक्त रेट होगा 1 लाख डॉलर के बराबर का, उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये फैसिलिटी उसको भी है, सिर्फ डॉलर की हद तक नहीं है, क्योंकि एक इंटरनेशनल करेंसी है, तो कन्वर्जन उसी में की जाएगी, वो इक्वलेंट टू वो तो उसको मिलेगा। दूसरी बात तो ये मैंने बजट में भी, सेमिनार में भी कही थी, रुपीस में कर लेंगे तो जरा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। देखें, कन्वर्ट तो 12 लाख को करना ही पड़ेगा। अब 50 लाख थे तो तब भी तो करेंसी को कन्वर्ट आपने करना ही है। जिस दिन आएगा उस दिन का रेट आपको चेक करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम तो दोनों तरफ ही है, इधर रख लें या उधर, चाहे रुपीज में ले आए, चाहे आप कन्वर्ट करके, यानी फॉरेन करेंसी रुपीज में कन्वर्ट होके आ जाए, या आपकी फॉरेन करेंसी आ जाए तो कन्वर्ट होके स्टेट बैंक को जो रिपोर्टिंग है वो तो हो ही गई है, उनका पैसा उनके पास चला गया है। अब रुपीज में कर लें या डॉलर, लेकिन रुपीज हमने भी उस दिन यही कहा और वहां लोगों ने एप्रिसिएशन भी दी, कुछ ने नहीं भी माना कि जी हाँ ठीक है, इसको रुपीज में, जैसे 3 करोड़ अगर बनता है तो आप 3 करोड़ कह दें। अब कल को रेट, हाँ जी, फिक्स कर क्योंकि दें। रेट कम हो गया, अगर ये कम हो गया तो पैसे कम हो जाएंगे, फिर वो ऐसा ही ये भी मसला है ना। ज्यादा हो गया तो ज्यादा हो जाएगा, कम हुआ तो कम हो जाएगा। तो रुपीज में बेहतर है पाकिस्तान में अगर आप कर लें। तो पहले का मैंने आपको जवाब साथ दे दिया उसका। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, ये 236 के अंदर जो नॉन रेजिडेंट के लिए उन्होंने अभी एग्जाम्पशन रखी है कि अगर वो फॉरेन करेंसी लेके आते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट के थ्रू पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि एक सर्टिफिकेशन जो है वो मे प्रिस्क्राइब का वर्ड वहां पे यूज हुआ है। अब थोड़ा सा लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई इस पे क्या एफबीआर कोई सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब करेगा, या जिस अकाउंट के अंदर वो पैसा मेंटेन करता है उसका, उस अकाउंट की का लेटर निकाल के बैंक से, या मेंटेनेंस लेटर निकाल के अगर वो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को देता है तो 236 के उसके ऊपर नहीं होगा। इसके ऊपर आपकी क्या पॉइंट है सर, क्या क्या उस पे क्या देखिए, मुझे जो लग रहा है वो यही है, दो काम होंगे। या तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि आप बाहर से पैसा ला रहे हो, प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, तो आपको छूट दी जाए, या वो रेलिवेंट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को कह देंगे कि भाई तुम लोग इससे ये वाली चीजें चेक कर लें, जैसे नाइकोप है, पीओसी है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन वाला जो सर्टिफिकेट है। बिल्कुल। तो कोई ना कोई दोनों में से कोई अरेंजमेंट वो करेंगे, ताकि अगर नॉन रेजिडेंट पैसा बाहर से लेके आता है और प्रॉपर्टी खरीदता है, तो 236 के का जो टैक्स है आपका, चाहे वो एटीएल या नॉन एटीएल जो भी है, वो उसको डीम्ड एज के उस पर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। बट जाहिर बात है, आपको पता है जितने भी टैक्स क्रेडिट एग्जम्पशन या रिडक्शन होते हैं ना, वो कंडीशनल होते हैं, हर बंदे के लिए नहीं होते। अब जो उसको मेट करेगा, उसमें मैंने कहा ना, या वो खुद देंगे सर्टिफिकेट, या उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये 3 चीजें, 4 चीजें, 2 चीजें आप चेक कर लें, जो देता है उसको दे दें, जो नहीं देता उसको 236 के चार्ज कर दें। ये दोनों में से कोई एक चीज जो है वो मुझे प्रिस्क्राइब वो करेंगे, तो और वो भी ऑब्वियसली 1 जुलाई से ही होगा, जो भी होगा आपको पता ही है। सही, लेकिन ये सर वो हाथ में हो जाए ना, हमारे आपको पता है लॉ में प्रिस्क्राइब लिख दिया जाता है और उसके बाद लॉ साइलेंट हो जाता है, और आपके और मेरे जैसे जो लोग हैं जो प्रैक्टिकली फील्ड में काम कर रहे हैं, वो बेचारे फिर क्लैरिफिकेशन जो है वो एफबीआर से लेते रहते हैं, तो वो जी उसी जी में फंसे रहते हैं। तो होप हम यही करते हैं कि ये जब इनका एक्ट इसका बने तो उसके साथ ही क्लैरिफाई इसको जी कर दिया जाए। लेकिन इसमें मेरी जी, रिक्वेस्ट अच्छा आपसे भी होगी, जितने सुनने वाले हमारे लोग हैं उनसे भी होगी, और बाहर से भी होगी, कि काइंडली जब भी वो अपनी बजट और अनॉमलीज का लिखते हैं, अनॉमली कमेटीज को लेटर जाते हैं, तो काइंडली ये एफबीआर से जरूर लिखें उनको। आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आपकी भी जो पॉइंट्स वगैरह बनते हैं तो उसमें ये इस चीज को डालें कि ये इसके ऊपर है ना जल्दी, यानी कि जुलाई के फौरन बाद ही कोई जो है ना क्लैरिफिकेशन आ जानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ताकि ताकि ये उसमें मसला ना हो। आगे सर लास्ट आप बल्कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने निकाल दिया अभी इसको सप्लाईज की उस डेफिनेशन से, तो मैं थोड़ा सा आपसे अब ये समझना चाह रहा हूँ कि इसका जो इनपुट का क्या बनेगा, क्योंकि अब जाहिर है बिलों के ऊपर जब ये जाएगा तो ये प्रोवेंशियल मैटर बन जाएगा।
अब जब प्रोविंशियल मैटर बन जाएगा तो इसका मतलब है कि बिल के ऊपर अब लिखा हुआ आएगा कि जिस सूबे के अंदर वो बिजली की सप्लाई हो रही है वहां पे उसका पीआरए का टैक्स लग जाएगा, एसआरबी का टैक्स लग जाएगा। लेकिन अब इसको सर हम अगर सप्लाईज करते हैं या एक मैन्युफैक्चरर है वो बैठा हुआ है फेडरल के अंडर, तो वो अब क्लेम कैसे करेगा? कुछ समझ आएगी इसका ये क्या? नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली में शुरू में जब आप पहली दफा पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो सही मैंने है। थोड़ा सा होमवर्क किया, मैंने होमवर्क किया, लोगों से मशवरा भी किया। बेसिकली ना एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। हम्म। ये बिजली की सप्लाई के ऊपर नहीं है। ठीक है। बिजली की सप्लाई अभी भी फेडरल के पास ही है। ओके। ये उसकी प्रोडक्शन, सुपरविजन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और उसके ऊपर जो सर्विसेज होगी ये उसकी बात हो रही है। हम्म। जैसे जैसे लेस्को वाले हैं, ठीक है, बीच में डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं, वो जो इसकी प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की जो सर्विसेज होंगी, वो कुछ सूबों ने, सिंध ने और आपके केपीके ने ऑलरेडी सूबे को दी हुई थी। ठीक है। अब जबकि पंजाब और अदरवाइज में वो थी आपके फेडरल के पास, तो उस क्लैश को दूर करने के लिए उन्होंने वो जो सर्विसेज की हद है, क्योंकि आपको पता है सूबों के पास बिजली जो है ना वो गुड्स की डेफिनेशन में शामिल है। वो बिजली की सेल की बात हो रही है। देखिए ठीक है। प्रोडक्शन पे सेल टैक्स नहीं होता, सप्लाई के ऊपर होता है। ठीक तो है। सप्लाई अभी भी बिजली की उधर ही है, सिर्फ उस पर जो सर्विसेज अंदर होंगी उसके ऊपर 15% और रिस्पेक्टिव सूबे जो ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर उसमें चेंज नहीं आती तो ये थोड़ा थोड़ा बिजली उधर ही 18% पे ही है, वो उधर ही जाएगी, उसकी फिक्र ना करें, उसका इनपुट आपको उसी तरह मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो आईपीपीज हैं, जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, ये उनका इंटरनल मैटर है, जो आम आवाम को टैक्स बिलों के ऊपर लग के आएगा वो फेडरल के अंडर ही है, और उसका जो जी इनपुट क्लेम, बिल्कुल, उसका इनपुट क्लेम उसी तरह ही उधर ही रहेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलें चलें भट्ट साहब, मगरिब का मेरे ख्याल टाइम हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, और वो टीयर वन जी के हवाले से जो मेरा कल भी आपसे डिस्कस किया था कि ये जो अभी ज्वेलर्स को तो चले निकाल दिया, वो अब ज्वेलर्स को तो दोबारा नहीं पकड़ेगा एफबीआर पीओएस के लिए या सेल्स टैक्स के लिए, लेकिन वो जो आम रिटेलर है उसको अब इन्होंने कहा कि अब 1,000 की कंडीशन खत्म कर दी। अब जब खत्म कर दी तो इसका मतलब है कि पहले जब किसी रिटेलर को पकड़ा जाता था, मैं भी 5-6 केसेस के अंदर प्रेजेंट हुआ हूँ एफबीआर में, तो हमारा वहां पे पहले जोर हम इसी ऊपर के ऊपर मार रहे होते थे कि आके हमारा एरिया चेक कर लें आप। अब एरिया उन्होंने जी खत्म कर दिया। जब एरिया खत्म कर दिया है और नीचे सबसे एंड पे क्लास भी एक ही है टीयर वन डेफिनेशन के अंदर कि एफबीआर जिसको चाहेगा उसको वो नोटिस के जरिए कह सकता है कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो और पीओएस लगाएं। तो आप क्या समझते हैं? ये कुछ लोग तो खुश हो रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा मजे आ गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादा पावर चली गई है एफबीआर के पास। नहीं, देखिए बात यह है कि अब जिनको निकाला उनको तो दोबारा नहीं वो डालेंगे ना, अगर एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं आती या चेंज नहीं आती। तो अपेरेंटली तो ये फैसिलिटी है जो लोगों को दी गई है, सीधी बात है, ठीक है। अब ज्वेलर सारे नहीं ज्वेलर निकल गए, वो जो स्पेसिफाइड वाले हैं, जो इंपोर्टर है वो अभी अंदर ही है। जैसे ठीक है। पीओएस के अंदर जो जो रिटेलर है वो ऑलरेडी अंदर है, जो टीयर वन में फॉल करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सारी दुनिया बाहर निकल गई है, सारी ठीक है। दुनिया नहीं बाहर निकल गई भाई। एक स्पेसिफाइड सेक्टर जो उस एक क्लॉज की वजह से अंदर था, वो सिर्फ एक, लेकिन अगर उस पे फर्ज करें एक बंदा है, एक बात करते हैं, अगर उसका लास्ट 12 मंथ्स का बिल जो है वो 12 लाख से ऊपर हो जाता है, तो फिर चाहे वो 500 स्क्वायर फीट में भी क्यों ना हो, तो वो तो अंदर आ जाएगा। तो बिल्कुल। बाकी कंडीशन से निकलना भी जरूरी है, एक की वजह से नहीं सारे बाहर निकल जाएंगे। तो ये ठीक भी है। पॉइंट नोट करने वाला है कि आपको तमाम जो पॉइंट दिए गए हैं टीयर वन के अंदर, 8 है, 9 है, 7 है, वो तमाम के तमाम में से एक सोल्यूशन मिलेगी तो आप बाहर निकलेंगे। मसलन अगर मैं इंपोर्ट करता हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं मुझे टीयर वन आप रिटेलर में से निकाल दें, तो आपकी इंपोर्ट तो होनी नहीं बगैर रजिस्ट्रेशन के। जी जी। आप कैसे बाहर निकलेंगे? आप बाहर कैसे निकलेंगे? फिर आपने एक्सपोर्ट अगर करनी है तो बगैर रजिस्ट्रेशन की होती ही नहीं, फिर आप कैसे करेंगे? ठीक है, फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर है या आप डीलर है, तो उनको तो बगैर किसी लिमिट के अंदर रजिस्टर्ड होना लाजमी है। तो ये देखने में जितना आपको सिंपल लग रहा है ना, उतना सिंपल ये है नहीं है। फिर आपको पता है कि लास्ट ईयर कमेंटमेंट आई थी कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा टैक्स कटेगा, तो उसको भी, अच्छा फिर एक और बात भी है जो भी नजर नहीं आ रही, सेल टैक्स में निकलने के बाद वो गया किधर? वो बिजली के बिलों में सेल टैक्स लग जाएगा जनाब। जो इनपुट है वो वैसे फारग हो गया और बिजली के बिल डबल जाएगा उनके पास। माफी नहीं दी गई है, सेल टैक्स वो आपसे ले रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने देना कुछ नहीं है, सिर्फ वो आइटम जिन पे के लग सकता था वो थोड़ी बहुत कुछ छूट मिलेगी, अदरवाइज बिजली के बिलों में उन्होंने सेल टैक्स आपसे ले लेना। वो पहले भी वो ले रहे थे,
तो ये वक्ती तौर की कह ले आप सहूलत है, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इसमें अब नेट रिजल्ट तो जब रेवेन्यू सामने आएगा तब पता लगेगा। लेकिन अपेरेंटली बिजली के बिलों के अंदर जो 3 का सब सेक्शन 9 है वो ये कहता है कि अगर आप टीयर 1 में ना आए तो फिर ऑटोमेटिक आप बिजली के बिलों में जो सेल टैक्स है वो आप जमा करवाएंगे, तो वो उनको जमा तो कराना पड़ेगा। सिर्फ सेल टैक्स रिटर्न से डी रजिस्टर्ड आप हो जाएंगे और आपको उधर इनपुट आउटपुट के रोले से बाहर आप आ जाएंगे, और अदरवाइज कुछ नहीं है इसके अंदर। सही। और लास्ट सर क्वेश्चन ये है कि जैसा मैं इसको इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ कि वो ये है कि अगर फर्ज करें आप के ऊपर कोई कंडीशन लागू नहीं होती, लेकिन एफबीआर समझता है ड्यू टू आपके रेवेन्यू की वजह से या आपके रिटेल का बिजनेस बहुत बड़ा है पाकिस्तान के अंदर, तो उस सूरत में क्या फिर भी कमिश्नर नोटिस कर सकता है या वो बाकी कंडीशंस को भी देखा जाएगा? नहीं देखिए, ऑब्वियसली पहले तो वो देखिए आखिरी देखिए इवन अदरवाइज तो एंड पे आएगा ना, अगर आप पहले किसी भी क्लॉज के अंदर फॉल नहीं करते, जी ना जी। फ्रेंचाइज है, ना एसी हॉल मॉल के सेंटर के अंदर आप हैं, ना बिजली का बिल 12 लाख से ज्यादा है लास्ट 12 मंथ्स में, ठीक है, ना आप होलसेलर, ना इंपोर्टर है, ना एक्सपोर्टर है, ना मैन्युफैक्चरर है, कॉटेज इंडस्ट्री से हो तो वो भी उसको रजिस्ट्रेशन लाजमी है, वो तो खैर अपनी जगह पे है। तो इसके अलावा अगर वो देखेंगे कि हाँ यार कोई हमें कल को देखे ना, वक्त बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं, वो कहते हैं जनाब आप इस कैटेगरी को भी, जैसे ऑनलाइन लोग सेल करते हैं, तो आजकल ऑनलाइन सेल का भी बड़ा ट्रेंड चढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो बात यह है कि कल को अगर वो समझते हैं कि कोई सेक्टर इग्नोर हो गया है या इसको हम अंदर ला के रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, तो फिर उस सूरत में वो क्या करेंगे कि उसको फिर पहले ऑब्वियसली आइडेंटिफाई उसको स्पेसिफाई करेंगे कि भाई इन लोगों को भी हम अंदर लेके आ रहे हैं। तो फिर जब वो अंदर आ जाएंगे तो फिर जो एक प्रोसीजर डिफाइन किया जाएगा उस वक्त अकॉर्डिंगली वो अपनी रिटर्न और बाकी चीजें फाइल करेंगे। वो इसलिए रखा हुआ है, और ना भी हो अगर एक बात है जी तो जी। क्या लेजिस्लेटर के पास ये पावर नहीं है कि वो लॉ, फर्स्ट अमेंडमेंट बिल, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट, कितनी उनके पास पावर अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है। ये प्रॉपर्टी जो आपकी 2010 तक ये प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं था, स्टॉक एक्सचेंज पे 2010-11 में लगा, एग्रीकल्चर इनकम पे लेट लगा, ये कैसे लग गए? ये नंबर ऑफ ईयर से लोग रेकमेंड कर रहे थे, लेकिन फिर अल्टीमेटली उन्होंने इसको उस टैक्स के ग्रैब और नेट के अंदर वो लेके गए। तो कोई बात नहीं है, अगर कोई निकल जाएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ताक़यामत वो उसमें से बाहर निकल गया है, वो ये मतलब नहीं है उसका, वो वक्ती तौर पे एक ब्रीदिंग टाइम है। कल को जो नेट उनको लगेगा कि आपके पॉइंट ऑफ सेल वाले आप देखें ना, जितने बड़े दुकानदार थे उनके पॉइंट ऑफ सेल लगे हुए थे, क्या लगवाए हैं ना उन्होंने, अब आपके सामने लग रही है। बल्कि इनामी स्कीम निकाली हुई है उन्होंने, तो अब थोड़ी देर के लिए बंद की है, 2-3 साल वो चलाते रहे, 18 से लेके 22 तक उन्होंने इनामी स्कीम चलाई है, अच्छा खासा उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया है। तो इंशाल्लाह ताला बड़ी बेहतरी आएगी, और किसी भी सेक्टर को अंदर लाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि वो असेंबली उसको पास कर दे, उसको कानून बनाने की। ये जब भी एग्री इनकम और स्टॉक एक्सचेंज पे टैक्स प्रपोज होता था, वो लगता इसलिए नहीं था कि वो पास ही नहीं होता था कानून, तो खाली प्रपोज कर देने से कुछ नहीं होता। आगे जब तक लेजिस्लेटर की इंटेंशन नहीं होगी तब तक उसको वो लॉ बन ही नहीं सकता, आप जितनी मर्जी प्रपोजल देते रहे। बाकी अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह खैर करे, मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर आप जितना ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करेंगे इंशाल्लाह बहुत पैसा इकट्ठा होगा। सही है। बट साहब 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन कर दें, बस क्लोज करते हैं इसको, अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो। जी मैं करता हूँ, देखता हूँ जी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, हमने कोशिश ये की है कि बाकी आपके सेशंस जो हैं नाजरीन वो इनके यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, अगर आप बिल्कुल सेक्शन टू सेक्शन जाके अमेंडमेंट देखना चाहते हैं तो भट्ट साहब ने उस पर बड़ी लंबी, घंटों की लंबी इनकी प्रेजेंटेशंस हैं, और ये हमेशा रातों को जाग के सबसे पहले कोशिश करते हैं कि बजट की जो प्रेजेंटेशंस हैं वो करें। तो आज हमने जो कोशिश की है वो ये है कि क्रिटिकल एनालिसिस किया है सिर्फ उन सेक्शंस का, उन क्लासेस का जिनके ऊपर जो है वो कुछ क्लैरिफिकेशन जरूरी थी। जैसा कि अब कैश विड्रॉल का मसला है तो उसके ऊपर जरूरत नहीं थी, वो ऑब्वियस था, इसलिए हमने ऐसी क्लॉजेस को यहाँ पे जो है वो बिल्कुल डिस्कस जो है वो नहीं किया। हमने सिर्फ कोशिश ये की है कि जो क्रिटिकल एनालिसिस है, जिसके अंदर थोड़ी सी बहस की जरूरत है, जिस पे भट्ट साहब जैसे एक्सपर्ट की जरूरत थी, तो हमने कोशिश की कि हम उन क्लासेस को यहाँ पे डिस्कस करें। सर हम अपनी टीम की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें लाहौर से टाइम दिया, और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप इसी तरह जो है वो टैक्स अवेयरनेस के लिए काम करते रहें। और आखिर में मैं फिर वंस अगेन आपका थैंक यू करूंगा, और इंशाल्लाह हम इसको अपलोड करते हैं, और आपकी टीम से भी मैं इंशाल्लाह ये लिंक जो है वो शेयर करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम इस तरह की लोगों की पब्लिक अवेयरनेस के लिए चीजें करते रहेंगे।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।